नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है आपका एक टॉपिक मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस में मापन को डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मापन क्या होता है, और कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अंतर्गत जो उन्होंने मापन से रिलेटेड अपने सुझाव दिए हैं, तो उसके अनुसार मापन किसे कहा जाता है, वास्तविक रूप से मापन क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में मापन किसे कहते हैं, उसके बाद मापन के क्षेत्र, मापन के प्रकार, मापन के स्तर। तो इस तरीके से हमने मापन टॉपिक को डिटेल में स्टडी किया है। आज की क्लास में हम इसके दूसरे पॉइंट पर बातचीत करेंगे जिसका नाम है मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मूल्यांकन जो शब्द है इसको इंग्लिश में हम इसको इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, और हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसे मूल्यांकन कहते हैं। देखिए, टॉपिक के अंतर्गत एक होता है मापन तथा दूसरा है मूल्यांकन, यानी मापन मींस मेजरमेंट और मूल्यांकन मींस इवैल्यूएशन। तो मापन क्या होता है कि जो किसी भी संख्या की जो मात्रात्मक दृष्टि को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, किसी भी चीज की जो मात्रात्मक या संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यानी कि मापन एक सूक्ष्म शब्द है, एक छोटा सा अर्थ इसका निकलता है कि किसी भी चीज की आप माप ज्ञात कर सकते हैं। बट मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें, यानी कि गुण, उसकी जो क्वालिटीज है उसके बारे में भी बताता है। यानी कि मापन के साथ साथ उस वस्तु की जो क्वालिटी है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके गुणों के बारे में जो प्रदर्शित करता है, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। तो हिंदी में हम इसको मूल्यांकन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसको इवैल्यूएशन के नाम से जानेंगे। तो मूल्यांकन क्या होता है, देखिए वास्तविक रूप से अगर मैं आपसे बात करूं तो मूल्यांकन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी मूल्य प्लस अंकन। मूल्य प्लस अंकन का मतलब यही है, आप समझ सकते हैं। मूल्य मीन्स होते हैं जिसे वैल्यू कहते हैं, यानी कि जो मूल्य होता है उसको जब आप अंकित करते हैं, यानी कि जो वैल्यू है उसको जब आप मेजर करते हैं, जब आप उसको अंकन देते हैं, अंकित करते हैं, उसको कोई ना कोई नंबर देते हैं, यानी कि वैल्यूज को जब आप नंबर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस वस्तु की या उस व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में दर्शाता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। तो जब आप उसकी क्वालिटी के बारे में अंकन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मूल्यांकन। दूसरे शब्दों में आप इसको मूल्य प्लस अर्जन भी कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप एज अ टीचर विद्यालय में जाते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो आपके बच्चे कौन कौन से वैल्यूज जो आपसे सीखते हैं उनको अर्जित करते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं वो जिन मूल्यों को सीखते हैं, जिन मूल्यों को वो अर्जित करते हैं, उन दोनों प्रोसेस को, यानी कि मूल्यों को अर्जित करना, इंप्लीमेंट करना, गेन करना और फिर उसको इंप्लीमेंट कर पाना अपने व्यवहार के दौरान, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है। और जो मूल्य अर्जन करते हैं बच्चे, उसके मूल्य अर्जन करने के दौरान जो उस बच्चे ने प्राप्त किया है उसको जब आप अंकन देते हैं, यानी कि उसको एक नंबर देते हैं कि इस बच्चे ने कितने मूल्य डेवलप की है अपने अंदर, अपने व्यवहार में उसने कितने वैल्यूज ऐड करे हैं, कितने वैल्यूज को उसने गेन किए हैं। तो इस प्रोसेस को जब आप मेजर करते हैं, जब आप उसको एक अंकन देते हैं, एक नंबर देते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को मूल्यांकन कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्यांकन वास्तव में किसे कहते हैं, तो मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्य को अंकित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ये जो प्रोसेस होता है एक शिक्षक करते हैं, यानी कि शिक्षक जब आपने कक्षा में शिक्षण प्रोसेस करते हैं तो किसी भी टॉपिक पर जो वो बातचीत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चे को ये टॉपिक जो है वो आत्मसात हो जाए, उनको क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो जब वो कुछ वैल्यूज को उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं टीचर, और बच्चे टीचर से जो भी चीजें सीखते हैं उसको अर्जित करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये स्टूडेंट का होता है। यानी कि वो अपने जो भी टॉपिक के अंतर्गत जो भी वैल्यूज जो टीचर उनको समझाना चाहते हैं, उनको कितना वो अर्जित कर पाता है, ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पर, और कितना उसने मूल्यों को अर्जित किया है, कितने मूल्यों को उसने अपने व्यवहार में शामिल किया है, इसको जब अंकित करते हैं टीचर, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्य प्लस अंकन या फिर मूल्य प्लस अर्जन। तो देखिए, मूल्य प्लस अंकन जो प्रोसेस है ये करते हैं शिक्षक, और जो मूल्य प्लस अर्जन है ये जो प्रोसेस करते हैं वो करते हैं स्टूडेंट। तो दोनों ही प्रोसेस के अंतर्गत कुल मिलाकर आपका उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर वैल्यूज को डेवलप करना। एक शिक्षक का रोल ही है बच्चों के अंदर वैल्यूज डेवलप करना, यानी कि मूल्य को विकसित करना और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये एक अध्यापक का रोल होता है कि वो इस तरीके से अपने समाज को, अपने सोसाइटी को डेवलप कर पाए, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस के दौरान उसे गुजरना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं टीचिंग प्रोसेस। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि मूल्यांकन को वास्तविक रूप से क्या कहते हैं।
मूल्य प्लस अंकन या फिर मूल्य प्लस अर्जन। दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, मूल्यों को अंकित करना मूल्यांकन कहलाता है। देखिए सीधी सीधी बात है कि ये जो प्रोसेस है यानी कि मूल्यांकन जो करते हैं मुख्यतः वो करते हैं एक टीचर, क्योंकि टीचर जब बच्चों को कुछ वैल्यूज को डेवलप करने के लिए उनके व्यवहार में लगातार परिवर्तन करते हैं, तो एक टीचर का रोल बनता है कि वो जितने भी व्यवहार में उनके परिवर्तन किए हैं वो कितने उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किए हैं, कितने पॉइंट कितने व्यवहार में उन्होंने सुधार किए हैं, इसका मेजरमेंट करना एक शिक्षक का रोल बनता है। तो इसीलिए ये जो शब्द है मूल्यांकन, ये कुल मिलाकर एक शिक्षक से रिलेट करता है कि मूल्य प्लस अंकन, यानी कि जब आप मूल्यों को अंकित करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत होता क्या है, तो मूल्य प्लस अंकन जो है वो किया किनका जाता है, तो जो उनके बच्चे होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जितने मूल्यों को अर्जित करते हैं उसका ही, उन मूल्यों का ही अंकन किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बताया गया कि सीखने के अनुभवों से बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए हैं उनका निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना या परीक्षण करना मूल्यांकन कहलाता है। अगर आप दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे मूल्यांकन को, तो सीखने के अनुभवों से यानी कि जो सीखने के अनुभव, जो भी सीखने के अनुभव से बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं, यानी कि बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुए हैं सीखने के अनुभव से, क्योंकि एक टीचर का रोल होता है बच्चों को सिखाना, तो अपने टीचिंग प्रोसेस के दौरान बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें आप अपने अनुभवों को शेयर करते हैं अपने प्रोसेस के दौरान। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे उन सीखने के अनुभवों के आधार पर बच्चे आपको ध्यान से सुनते हैं और उनको सुनकर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो जब वो आपकी बताई हुई बातों को बच्चे सुनते हैं सही ढंग से और फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, और एज अ टीचर जब आप उनका निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चे ने आपने जो बातें बताई हैं उसमें से कितने बातों को अपने व्यवहार में शामिल किया है, यानी कि उसका एक मोटा मोटा आप निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है या दूसरे बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इसके बारे में जब आप निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो लगभग सभी बातों को अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम यानी 50% चीज़ों को ही अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे कि वो 30% से भी कम चीज़ों को अपने व्यवहार में शामिल करते हैं। तो इसके लिए आप जब एक निष्कर्ष निकालते हैं कि किस बच्चे ने आपकी बातों को फॉलो किया है और अपने व्यवहार में शामिल किया और किसने कम किया है, तो इसका जब आप एक मोटा मोटा निष्कर्ष निकालते हैं या फिर आप एक निर्णय लेते हैं कि किसने ज़्यादा किया है या फिर किसने कम किया है, या इसके लिए जब आप एक परीक्षण करते हैं कि किसने कितने % बातों को फॉलो की है, अपने व्यवहार में शामिल की है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सीखने के अनुभवों से बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए हैं उनका निष्कर्ष निकालना या फिर निर्णय लेना या फिर परीक्षण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर। तो इसमें एक पॉइंट और आता है स्टूडेंट्स कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या मानसिक प्रक्रिया है या व्यावहारिक प्रक्रिया है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शंस बनाए जाते हैं, बट इन पॉइंटों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट B.S. ब्लूम के अनुसार, यानी कि देखिए B.S. ब्लूम के अनुसार इन्होंने भी मूल्यांकन को अपने तरीके से परिभाषित की है। तो समझते हैं B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन को क्या कहा है। तो मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की व्यवस्था है। देखिए मूल्यांकन योग्यता निर्धारण का मतलब होता है कि मूल्यांकन के अंतर्गत आपके अंदर कितनी योग्यता है इसको निर्धारित करना। एज अ शिक्षक, एज अ टीचर जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं तो आपके पास अगर 30 बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ते हैं तो उसमें 2 या 4 बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को मानेंगे, जो आप कार्य देंगे उनको सही ढंग से करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। 2-4 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल सिंसियर होंगे, आपकी हर एक बात को मानेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो
50% आपकी बातों को फॉलो करेंगे, पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल भी आपकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, बहुत मजबूरी में वो आपके कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब आपकी कक्षा में 30 बच्चों में आप डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे के 90% मार्क्स आ सकते हैं या आएंगे, या कुछ बच्चे आपके ऐसे होंगे जो 50% मार्क्स गेन करेंगे, कोई 60% करेगा, कोई 30% करेगा, तो इसके अंतर्गत आप क्या निर्धारित करेंगे? आप उनकी योग्यता को निर्धारित करेंगे। यानी मूल्यांकन के अंतर्गत आप उनकी योग्यता को निर्धारित करने की एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत आप उनकी योग्यता का निर्धारण करते हैं। मतलब उनके अंदर कितनी योग्यताएं हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, इसका जब आप डिसीजन लेते हैं, निर्धारण करते हैं, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। देखिए, शिक्षण यानी कि शिक्षण कौन करता है? एज अ टीचर आप करते हैं। और अधिगम प्रक्रिया यानी कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये कौन करते हैं? तो ये बच्चे करते हैं। तो बीएस ब्लूम जी का मानना ये है कि मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की जो प्रभावशीलता है उसकी जांच की जाती है। उस प्रोसेस को हम मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि एज अ टीचर जब आप अपनी कक्षा में शिक्षण करते हैं, यानी कि टीचिंग करते हैं, तो आप जब टीचिंग करते हैं तो आपके जो बच्चे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो लर्निंग प्रोसेस करते हैं। और आप क्या करते हैं? एज अ टीचर आप टीचिंग प्रोसेस करते हैं। तो जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, यानी कि इसकी प्रभावशीलता की जब आप जांच करते हैं, और उसकी जांच करने के लिए आप एक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं, जिसके माध्यम से आप उनकी योग्यता का निर्धारण करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मूल्यांकन। कहने का मतलब ये है कि जब आप लंबे समय से 3 महीने 4 महीने के टाइम पीरियड तक आप पढ़ाते हैं बच्चों को, और फिर उनका एक एग्जाम कराते हैं, एग्जामिनेशन होता है, तो उस एग्जामिनेशन का प्रोसेस इसीलिए होता है ताकि आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे जो ये 3-4 महीने से स्टडी कर रहे हैं, या इनके साथ जो मैं वर्कआउट कर रहा हूं, यानी कि इनके साथ जो भी मैं टीचिंग प्रोसेस कर रहा हूं, इसके अंतर्गत बच्चों ने अपने अंदर कौन कौन से वैल्यूज को डेवलप किए हैं, कितनी मात्रा में डेवलप की हैं, किस बच्चे ने ज़्यादा की है, किस बच्चे ने कम की है, यानी कि उनका ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज़ की जांच करने के लिए आप एक व्यवस्था निर्धारित करते हैं, और उस व्यवस्था यानी कि उस योग्यता की जो व्यवस्था है, यानी कि आप उसकी योग्यता के निर्धारण करने के लिए जिस व्यवस्था का निर्धारण करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मूल्यांकन। ऐसा मानते हैं बीएस ब्लूम। यानी बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन योग्यता निर्धारण की व्यवस्था है, जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? तो ये कथन बीएस ब्लूम का है। और यदि इस तरीके से ना आए तो भी आपको समझना है कि मूल्यांकन का कुल मिलाकर प्रोसेस क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप बच्चे के अंदर कितने गुण विकसित हो पाए हैं, या इस बच्चे के अंदर कितने गुण हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण इस बच्चे के अंदर शामिल है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मूल्यांकन। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और बीएस ब्लूम का जो मूल्यांकन से रिलेटेड जो उनकी विचारधाराएं हैं, उनको भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स कथन क्विलन व हन्ना के अनुसार। तो देखिए, क्विलन व हन्ना ने भी मूल्यांकन से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं। तो उन्होंने बताया कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। देखिए, विद्यालय द्वारा, देखिए आप विद्यालय किस लिए जाते हैं? तो आप विद्यालय इसलिए जाते हैं क्योंकि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप अपने व्यवहार में जब आप औपचारिक रूप से परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय का रोल क्या होता है कि उस विद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। तो विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंधों में प्रमाणों के संकलन, यानी कि जो भी उनके परिवर्तन आए हैं, उनके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आए हैं, उनसे संबंधित जो प्रमाण है, यानी कि कितने उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किए हैं, उसके लिए एक प्रूफ उनके पास होता है। उस प्रूफ का जो संकलन होता है, यानी कि प्रमाण पत्र, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है जिसे हम रिजल्ट बोलते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड आपकी किस लिए तैयार की जाती है? क्योंकि उस समय के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान आपने कितनी चीज़ें अचीव की है, आपने कितना कार्य किया है, आपने मेहनत वास्तव में की है या नहीं की है। तो इस बात की जानकारी के लिए आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और उस प्रमाण पत्र के अंतर्गत आपके पूरे साल का रिकॉर्ड होता है। तो उसके प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया, यानी कि उस प्रमाणों के संकलन, यानी कि जो उन्होंने उस समय अवधि के दौरान, यानी कि जैसे मान लीजिए 2021 से 22 के दौरान उन्होंने जितनी मेहनत की है, उन सभी
पॉइंट ऑफ व्यू को एक औपचारिक रूप से एक प्रमाण पत्र के माध्यम से उनकी जो योग्यताएं हैं उसको संकलित करना, इकट्ठा करना और उनकी व्याख्या करने की जो प्रोसेस है इसको मूल्यांकन कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रोसेस किए जाते हैं विद्यालय के द्वारा। तो ऐसा मानते हैं क्विलन व खन्ना जी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि मूल्यांकन के जो प्रोसेस होते हैं शिक्षा के दौरान वो कार्य कौन करते हैं? तो विद्यालय करते हैं और विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा ये कार्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक के व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों को प्रमाण पत्रों के माध्यम से जब संकलित करके उसके बारे में, उस बालक के बारे में व्याख्या की जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को मूल्यांकन कहते हैं। और B.S. ब्लूम ने भी यही कहा है कि जब आप टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो प्रभावशीलता है उसके माध्यम से आप ये जानना चाहते हैं कि आपने जो चीज़ें की हैं, जो बातें आपने बताई हैं, जो भी मैसेज आप देना चाह रहे थे बच्चों को, उसमें से कौन कौन से बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है कि उसने कितनी मात्रा में जो है उस नॉलेज को गेन किया है। इसके लिए आप यदि जांच करना चाहते हैं कि कितने बच्चों ने कितने % आपकी बातों को फॉलो की है, तो इसके लिए एक व्यवस्था डेवलप की जाती है और उस व्यवस्था को ही मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये ऐसा B.S. ब्लूम जी मानते हैं और क्विलन और खन्ना जी इस तरीके से मानते हैं। तो कहने का मतलब, मूल्यांकन का मतलब ये है, कुल मिलाकर मतलब मूल्यांकन का सिर्फ इतना है कि बच्चे के अंदर हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। अब कितनी मात्रा में बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, इस बात की जो जानकारी है ये जो प्रोसेस के दौरान करते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर कितने वैल्यूज डेवलप हुए हैं, इसके लिए टीचर एक प्रोसेस करते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू को अंकित करते हैं और इस प्रोसेस को ही मूल्यांकन कहा जाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और मूल्यांकन पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो मूल्यांकन के अंतर्गत स्टूडेंट्स एक पॉइंट आता है आपका मापन प्लस मूल्य का निर्धारण। देखिए मापन का मतलब आप समझ सकते हैं, लास्ट क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको मापन के बारे में बताया कि मापन क्या होते हैं कि परिमाणात्मक, मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक। यानी मापन का मतलब आप एक परिमाण, यानी कि आपके पास एक वैल्यू होता है, यानी कि एक नंबर होता है, यानी कि वो क्वांटिटी के माध्यम से हो सकता है, मात्रात्मक हो सकते हैं या संख्यात्मक हो सकते हैं, एक नंबर के फॉर्म में हो सकता है या एक परिमाण हो सकता है जिसके माध्यम से आप मापन करते हैं। मतलब जब आप एक नंबर के द्वारा किसी बच्चे के बारे में आप जानकारी देते हैं, एक संख्या के द्वारा या फिर कितनी मात्रा में उसने चीज़ों को प्राप्त की है, या फिर परिमाण के आधार पर, यानी कि एक नंबर, एक संख्या के आधार पर जब आप उसकी जानकारी देते हैं तो इस प्रोसेस को हम मापन कहते हैं। वहीं पर मूल्य निर्धारण का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुणात्मक, यानी गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव, यानी कि उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। तो मापन और प्लस मूल्य निर्धारण, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये पूरा प्रोसेस बनता है आपका मूल्यांकन। इसलिए लास्ट क्लासेस में मैंने जब आपको मापन टॉपिक को कवर कराया तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि रेमस व रूमल के अनुसार उन्होंने कहा है कि मापन से यह पता चलता है कि वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। तो वस्तु की जो क्वालिटी है, यानी कि कितनी अच्छी है, इस बात को जो बताता है वो मूल्यांकन होता है, और मापन सिर्फ उसकी मात्रा को बताता है कि वस्तु कितनी है, 1 kg है या 2 kg है या फिर 100 kg है या 1 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है या फिर 2 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर जब आप किसी भी वस्तु की मात्रा के बारे में बताते हैं, यानी कि उसके परिमाण के बारे में बताते हैं या फिर उसके संख्यात्मक मान के बारे में बताते हैं, तो उस प्रोसेस को मापन कहते हैं। और मूल्य निर्धारण का मतलब उसकी गुणात्मक होती है, यानी कि उसकी क्वालिटी को दर्शाता है कि उसने कितने मूल्यों को निर्धारित किए हैं। तो कुल मिलाकर जब आप मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी कि उसकी मात्रात्मक और प्लस उसकी गुणात्मक, जब दोनों ही प्रोसेस को आप ऐड कर देते हैं, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, तो पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मूल्यांकन। इसीलिए लास्ट क्लासेस के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि जो मापन होता है वो बहुत ही छोटा शब्द होता है, इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म होता है, बट जो मूल्यांकन है ये एक व्यापक शब्द है, यानी कि एक व्यापक अर्थ को निर्धारित करते हैं, और कहीं ना कहीं मापन आपके मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। तो कहने का मतलब आप समझ पाए होंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत आप मापन प्लस मूल्य निर्धारण करते हैं, इसी प्रोसेस को हम मूल्यांकन कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस मूल्यांकन पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपके बेंजामिन एस ब्लूम ने मूल्यांकन के बारे में क्या विचारधाराएं व्यक्त की है। तो बेंजामिन एस ब्लूम ने मूल्यांकन की विचारधारा दी है जिसमें उन्होंने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया है। देखिए बेंजामिन एस ब्लूम एक शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने मूल्यांकन पर अपनी विचारधाराएं व्यक्त की है, और उन्होंने जो अपनी विचारधारा व्यक्त की है मूल्यांकन पर, उसमें उन्होंने बताया कि मूल्यांकन जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी
प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य होने चाहिए, उसके भावात्मक उद्देश्य होने चाहिए और उसके क्रियात्मक उद्देश्य होने चाहिए। तो जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हो प्लस भावात्मक उद्देश्य हो और क्रियात्मक उद्देश्य हो, ऐसे प्रोसेस को हम त्रिमुखी बताते हैं, क्योंकि इनके तीन मुख्य बातें होती है, यानी कि इनके तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसीलिए बेंजामिन एस ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया या फिर मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया है। तो इसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, मतलब मूल्यांकन के अंतर्गत आप बालक के ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि बालक के अंदर कितने ज्ञान विकसित हुए हैं, यानी कि इसके अंदर नॉलेज कितनी है, इसके उद्देश्य के लिए आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी कि किसी भी बालक के अंदर कितनी नॉलेज विकसित हो पाई है, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट्स उसके भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, भावात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि बच्चे ने परिस्थिति के अनुसार कितनी भाव प्राप्त की है, यानी कि उसका इमोशंस कितना जागृत हुआ है, वो कितनी चीजों को समझ पाया है, बिना बताए हुए उसके अंदर कौन कौन से भाव व्यक्त हुए हैं, कौन कौन से भावों को वो समझ पाया है। जब आप उस बालक को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब आप मूल्यांकन करते हैं तो इसको हम भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अंकित करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि मूल्यांकन आप सिर्फ एक उद्देश्य के लिए नहीं करते कि आप बच्चे के अंदर ज्ञान का समावेश करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे ने बिना बताए कितनी बातों को उसने महसूस किया है, कितनी बातों को उसने फील किया है, उसके भावात्मक उद्देश्य कितने जागृत हुए हैं, इस बात की भी जानकारी आपको देता है कौन? मूल्यांकन। तीसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स इसमें क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप जो भी बातें अपने बच्चों को बताते हैं, अपने शिक्षार्थियों को बताते हैं, तो उसमें से कितने बच्चे आपकी बातें, बताई हुई बातों को क्रियात्मक रूप से अपनाते हैं, यानी कि कितनी गतिविधियों को वो स्वयं से करते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है और ये बताया जाता है कि आप जितना बच्चे को कार्य करने के लिए उत्साहित करेंगे उतना ही बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर ये है स्टूडेंट्स कि जब भी एज अ टीचर आप किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में जाते हैं तो आपका मोटिव होता है कि जो मैसेज मैं बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ उन चीज़ों को बच्चे इजीली समझ पाएँ। तो इसके लिए आप उनको थोड़ी बहुत नॉलेज देना चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य होता है कि मैं इनको कुछ जानकारियाँ दूं जिनके माध्यम से वो इस चीज़ को समझ पाए। तो ये आपका मेन उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आप बताने के लिए गए हैं उस भाव को बच्चे समझ पाए, वो ये समझ पाए कि आप जो ये मैसेज उनको दे रहे हैं इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट अवश्य है, कहीं ना कहीं उन्हें जीवन के दौरान इस चीज़ से गुजरना होगा, उस चीज़ को समझना होगा कि इस चीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ पर हमारे लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी आप मूल्यांकन करते हैं। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स क्रियात्मक उद्देश्य, मतलब जो भी आप बातें बताते हैं वो ऐसा नहीं है कि बच्चों को बताने के साथ साथ वो चीज़ों को सीख जाए, उसके लिए उन्हें कुछ गतिविधियों को करना होता है, यानी कि क्रियात्मक व्यवहार उनको करने होते हैं, कुछ क्रियाएं करनी होती है जिसके माध्यम से वो करते हुए चीज़ों को सीखते हैं। तो इसीलिए उसके क्रियात्मक उद्देश्य भी एक्टिव होने चाहिए जिसके माध्यम से आप उस बच्चे का मूल्यांकन कर पाएँ। तो इसीलिए बेंजामिन एस ब्लूम ने बताया कि जो मूल्यांकन है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसके ज्ञानात्मक उद्देश्य आते हैं, उसके भावात्मक उद्देश्य आते हैं और उसके क्रियात्मक उद्देश्य भी आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा कि बेंजामिन एस ब्लूम ने मूल्यांकन को किस प्रकार की प्रक्रिया बताया है या मूल्यांकन को कैसी प्रक्रिया वो बताते हैं। तो अगर आपने इस पॉइंट को पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं, ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, द्विमुखी, त्रिमुखी या फिर बाल केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। तो बेंजामिन एस ब्लूम ने मूल्यांकन को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है और इसके अंतर्गत जो त्रिमुखी प्रक्रिया उन्होंने बताया तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं। तो एक आते हैं आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक आते हैं आपके भावात्मक उद्देश्य और एक आते हैं आपके क्रियात्मक उद्देश्य। यहाँ से भी आपसे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है कि बेंजामिन एस ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन के उद्देश्य नहीं हैं, और 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे जिसमें से तीनों ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं और एक ऑप्शन वो अपनी तरफ से रखेंगे जो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए अगर आप इन पॉइंटों को बारीकी से डिटेल में पढ़ते हैं तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और बेंजामिन एस ब्लूम ने जो मूल्यांकन के बारे में अपनी विचारधाराएं व्यक्त की है उन बातों को भी आप समझ पाए
पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। देखिए यहाँ से आपसे सीधा सीधा एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं। तो कितने अंग होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 3 अंग होते हैं। ठीक, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। अब कौन कौन से 3 अंग होते हैं इस बात की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है आपका शैक्षिक उद्देश्य, यानी कि जो मूल्यांकन प्रोसेस आप करते हैं उसके अंतर्गत जो 3 अंग होते हैं उसमें एक अंग होता है शैक्षिक उद्देश्य, मतलब शिक्षा से रिलेटेड क्या उद्देश्य है आपके, यह मूल्यांकन प्रोसेस का एक अंग होता है। यानी सबसे पहला अंग आपका है शैक्षिक उद्देश्य, मतलब शिक्षा के कौन से उद्देश्य आप बच्चे के अंदर विकसित करना चाहते हैं, ये आपके मूल्यांकन प्रोसेस का पहला अंग है। यानी कहने का मतलब जब आप बच्चों को लंबे समय तक पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के दौरान आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं कि इन बच्चों को कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य इन बच्चों के अंदर विकसित होने चाहिए। तो इस बात की जानकारी को लेकर जब आप उनके सामने पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं और उन लेसनों को 1 बाय 1 आप उनको समझाते हैं तो आपके सामने एक टारगेट होता है कि बच्चों को इस समय अवधि के दौरान हमें इस प्रकार के उद्देश्य को विकसित करने। तो कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य विकसित करने हैं वो उनकी मानसिक स्तर पर डिपेंड करता है कि उन बच्चों की आयु कितनी है, उनकी मानसिक सोच कितनी विकसित है, उसके अनुसार उनके शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके लिए भी आप मूल्यांकन करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स अधिगम अनुभव। देखिए जो लंबे समय से बालक आपसे पढ़ते हैं, यानी कि लगभग 1 साल तक बच्चे जो आपसे पढ़ते हैं, 3 महीने 4 महीने के अंतराल पर जब आप एक एग्जामिनेशन कराते हैं तो इसका सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को जो ये 3-4 महीने या 2 महीने जितने भी महीने हमने पढ़ाए हैं, जितने भी दिन हमने बच्चों के साथ व्यक्त किए हैं, यानी कि बच्चों को जितना भी समय हमने दिया है इसके अंतर्गत बच्चे ने कौन कौन से अधिगम अनुभव किए हैं, यानी कितनी चीज़ों को वो सीख पाए हैं, कितने चीज़ों को वो सीखने के माध्यम से अनुभव कर पाए हैं, कितनी चीज़ें उनके व्यवहार में आए हैं, इस बात की जानकारी आप लेना चाहते हैं। इस बात की जानकारी लेने के लिए ही आप एग्जामिनेशन कराते हैं और उनको मार्क्स के माध्यम से या फिर ग्रेड सिस्टम के माध्यम से उनको आप व्यक्त करते हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि जितने भी टाइम पीरियड से आप उनके साथ हैं उनके दौरान उन्होंने कौन कौन से अपने व्यवहार में परिवर्तन किए हैं, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने सीखा है, अनुभव किया है। और तीसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स व्यवहारगत परिवर्तन। यानी व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो भी चीज़ें आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उनमें से कौन कौन सी बातें उनके व्यवहार में आई हैं, उनके व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए हैं, इस बात की जानकारी लेने के लिए भी आप मूल्यांकन करते हैं। कुल मिलाकर आपका रोल एज अ टीचर क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक बच्चों को समझाना चाहते हैं, आप जिस भी विषय के बारे में आप उनको बताना चाहते हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो आप टेस्ट लेते हैं इसके माध्यम से आप ये देखना चाहते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्य मैंने डिसाइड किए थे बच्चों को सिखाने के, कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बालक जो है शिक्षा से रिलेटेड ये उनका उद्देश्य कंप्लीट हो पाएगा, तो उस बात की जानकारी के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक के दौरान जितना समय मैंने बच्चों के साथ स्पेंड किए हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को सीखा है, कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया है, इस बात की जानकारी के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, क्या उन्होंने व्यवहार में ठीक से परिवर्तन कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए, इस बात की जानकारी लेने के लिए भी आप उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस स्टूडेंट्स किनके होते हैं, मूल्यांकन प्रोसेस के 3 अंग होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, जो भी मैं आपको सुपर टेट के लिए इस समय कंटेंट दे रहा हूं इसमें मेरा हर एक टॉपिक देने का यही अर्थ होता है कि सबसे पहले मैं आपको कंटेंट समझाता हूं। जैसे अभी मैं आपको मापन तथा मूल्यांकन के कंटेंट समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। इसके बाद मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके अंदर जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो क्या डेवलप हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं,
क्या आपने इस क्लासेस के माध्यम से जो आपने कंटेंट को समझा है उसके माध्यम से आप कुछ सीख पाए हैं, कुछ अनुभव कर पाए हैं या नहीं, और उसके बाद आपके व्यवहार में जो चीज़ें आपने सीखी है उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो पाया है या नहीं हो पाया, इसके लिए मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये मूल्यांकन करने के ही प्रोसेस होते हैं, जिसके अंतर्गत मैं ये जानना चाहता हूँ या ये देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी बातें समझ आई हैं या फिर कितनी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसके लिए ही मूल्यांकन किया जाता है या फिर एग्जाम्स कराए जाते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं। इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही होता है कि आपके व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए हैं, आपने कितनी चीज़ों को सीखा है, क्या आपने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है या नहीं किया है। जिस माइंडसेट के साथ आपका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उस शैक्षिक उद्देश्य को आप प्राप्त कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए ही आप मूल्यांकन करते हैं, यानी इवैल्यूएशन करते हैं। इसीलिए इसके 3 अंग इसके माने जाते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर ठीक से कर पाएंगे, आप उसके राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं की बात की जाती है। देखिए मूल्यांकन प्रोसेस के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। इसका मतलब मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने बिंदुओं पर बात की जाती है, तो 3 बिंदुओं पर बात की जाती है। कौन सी बिंदु है उसमें? पहला है उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। देखिए जो आपका शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा 4th क्लास से 5th क्लास में आता है, तो जब वो 5th क्लास में आता है तो उसके लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। यानी बोर्ड निर्धारित करता है कि जो 5वीं क्लास में बच्चा आया है उसकी लगभग आयु 10 वर्ष की होगी और 10 वर्ष के बालक की मानसिक स्तर कितनी विकसित हुई है उसके अनुरूप उसका एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसमें मान लीजिए कि विज्ञान विषय के अंतर्गत 15 या 16 चैप्टरों को दिया जाता है और उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से सीक्वेंस में रखा जाता है ताकि 1 बाय 1 टॉपिक को जब बच्चा पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखता जाएगा। यानी कि उसका ये शैक्षिक उद्देश्य होता है कि इस उम्र के बच्चे का इतना मानसिक विकास हो जाना चाहिए और उतने मानसिक विकास को करने के लिए जो जो जानकारी उस बच्चे को चाहिए उन सभी टॉपिक्स को उस बुक में शामिल किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट होता है उसका शैक्षिक उद्देश्य, मतलब शिक्षा से रिलेटेड उसके उद्देश्य, यानी कि उसने कितनी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लिया है, इस बात की जानकारी के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में जो 3 बिंदु होते हैं उसमें पहला पॉइंट होता है उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, मतलब जो उस पाठ्यक्रम में बातें बताई गई हैं क्या वो सभी उद्देश्य बालक को क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है, इस बात की जानकारी के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट्स कि शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा। देखिए एज अ टीचर जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो जब आप टीचिंग करेंगे तो कितना प्रभावी रहा इस बात की जानकारी लेना भी ज़रूरी है। आप टॉपिक को समझा पाए हैं या नहीं समझा पाए हैं, बच्चे टॉपिक को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, इस बात की जानकारी के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट जब आप अपनी कक्षा में टॉपिक को डिटेल में स्टडी कराते हैं और फिर उनसे रिलेटेड आप प्रश्न पूछते हैं और यदि आपके टॉपिक बच्चे सभी बच्चों को इजीली समझ आ जाते हैं तो उसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा कि लगभग सभी बच्चे आपके जो भी प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनके राइट ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अभी आपके सामने जो सुपर टेट से रिलेटेड जो भी आयोग द्वारा आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है साइकोलॉजी के अंतर्गत, उन सभी टॉपिक्स को जब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और मैं सबसे पहले आपके साथ कंटेंट पर डिस्कशन करता हूं, जब मैं आपको कंटेंट समझाता हूं और उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट को लेकर आता हूं, तो एज अ स्टूडेंट जब आप उस कंटेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, पूरे टॉपिक के सभी कंटेंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो मेरा इतना दावा है कि आप लगभग 90% सवाल जो है वो राइट करते हैं। तो इसका प्रभाव कितना पड़ा है ये आपके टीचिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी एक शिक्षक है क्योंकि आप बीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण ले चुके हैं, प्लस आप यूपीटेट या सीटेट क्वालिफाइड है। तो कुल मिलाकर मुझ में और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हम दोनों इक्वली हैं और मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, आप भी एक शिक्षक है। तो आप समझ सकते हैं
कि जब एज अ टीचर आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिक्षण कार्य किस तरीके से प्रभावी होना चाहिए। जिस तरीके से अगर आप बच्चों को सही ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को समझा पाते हैं, तो इसका मतलब बच्चे को आपकी सभी बातें क्लियर हो पाएंगी। उसका प्रभाव आपको एग्जाम्स के दौरान देखने को मिलेगा कि आप जो जितना भी टफ से टफ प्रश्न उन बच्चों के सामने रखेंगे वो आपके सभी प्रश्नों के आंसर तक पहुंच पाएंगे। और यदि आप कंटेंट को सही ढंग से समझाने में असफल होते हैं तो इसका मतलब बच्चे आपके क्वेश्चंस के आंसर सही ढंग से नहीं दे पाएंगे, वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके टीचिंग प्रोसेस पर, यानी कि शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा इस पर डिपेंड करता है। जितना प्रभावी रहेगा उसी हिसाब से आपके मूल्यांकन के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और तीसरा पॉइंट होता है स्टूडेंट्स कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। देखिए, जब आप मूल्यांकन प्रोसेस को करते हैं तो इसके अंतर्गत जो तीसरा बिंदु होता है वो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। मेन उद्देश्य आपका यही होता है कि आप बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं। देखिए, आयोग द्वारा जो भी आपके टॉपिक निर्धारित किए गए हैं, चाहे आप एज अ टीचर स्टूडेंट्स के बारे में सोच लीजिए या आप अपने बारे में सोच लीजिए, इस समय जो भी कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, आयोग चाहती है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन अवश्य हो। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, अगर आपने अपने इस सभी पॉइंटों को फील किया होगा, आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया होगा, तो डेफिनेटली आप आयोग द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की जानकारी लेने के लिए आपका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब साफ साफ सीधा सीधा ये है कि आयोग ने पहले आपको सिलेबस दिए हैं, आयोग ने आपको कहा है कि आप सिलेबस के अंतर्गत जो जो टॉपिक हमने दिए हैं उनको पढ़ कर आइए, आपका एग्जाम कराया जाएगा। और अगर आपने सभी सिलेबस के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कंप्लीट किए होंगे, उनको डिटेल में पढ़ा होगा, तो आयोग द्वारा जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे और आयोग को पता चल जाएगा कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। और यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो आप राइट ऑप्शन तक अवश्य पहुंचेंगे। इसका मतलब आपके ज़्यादातर प्रश्न सही होंगे और 90% सवाल जब आपके सही होंगे तो आप इस बार के सुपर टेट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और एक अध्यापक नियुक्त हो जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट आपको मूल्यांकन के दौरान करने होते हैं। ये सभी चीज़ें तभी करेंगे जब आप एक शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय द्वारा आपको नियुक्त किया जाएगा और जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे तो इन सभी गतिविधियों को करेंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट अभी इस समय आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मूल्यांकन करने के लिए आयोग के जो शिक्षक हैं वो बैठे हैं, एग्जामिनर बैठे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे और वो आपकी जाँच करेंगे कि आपने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, शिक्षण कार्य प्रभावी रहा है या नहीं रहा है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ अपने माइंडसेट को मैचअप कर पाएगा और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएगा। और जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट करेंगे तभी आप सुपर टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे और एक नए गवर्नमेंट टीचर के रूप में नियुक्त होंगे। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं मूल्यांकन से रिलेटेड, उन सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।